गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो आज इसके अंतर्गत हम खंड का की दूसरी इकाई शुरू करने जा रहे हैं। यानी खंड का में जो हमारी दूसरी यूनिट है, दूसरी इकाई है, वो है विद्युत धारा या विद्युत का चालन। उसे हम शुरू करने जा रहे हैं। तो विद्युत का चालन क्या होता है, यानी विद्युत धारा क्या होती है, ये हम इसमें समझेंगे। इससे पहले हमने जो पढ़ी थी स्थिर विद्युत की पहली यूनिट, पहली इकाई, यानी हमने स्थिर विद्युत की पढ़ी। उसमें क्या था, उसमें जो हमारा आवेश था वो एक बिंदु पर स्थित था। हमारा आवेश एक बिंदु पर स्थित था, इसलिए हम उसको स्थिर विद्युत की कहते हैं। अब क्या है कि अब हमारा आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यानी चलने लग गया, यानी गमन करने लग गया। चालक के सिरों पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने लग गया, जिसे हम कहते हैं, इसी को हम, यही हमारी विद्युत धारा है। विद्युत धारा का मतलब आवेश का प्रवाहित होना। आवेश का एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होना ही विद्युत धारा कहलाता है। अब विद्युत धारा के विषय में, विद्युत धारा के बारे में हम 10th क्लास में भी पढ़ करके आए हैं। यानी विद्युत धारा क्या होती है, तो एक छोटी परिभाषा हम पढ़े, वही परिभाषा हम यहाँ भी पढ़ेंगे और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा उसका डिटेल अध्ययन करेंगे। यानी वहाँ हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये परिभाषा हम पढ़ के चले आ रहे हैं। प्रवाह की दर का मतलब उस चालक में एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होता है। यानी एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे हम उसे एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। एक सेकंड आवेश प्रवाह का मतलब आवेश प्रवाह की दर, वो कहलाती है हमारी विद्युत धारा। अब हमें यहाँ समझना है कि चालक में आवेश किस प्रकार से प्रवाहित होता है। तो मैं क्या करूं, एक चालक लूँगा और उसमें देखेंगे हम आवेश किस तरह से प्रवाहित करेंगे। तो मैंने एक चालक लिया, तो सबसे पहला जो हमारा पाठ्यक्रम का इसमें टॉपिक है दूसरी इकाई का, उसमें सबसे पहले है हमारा यही विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा क्या होती है, इसमें वही परिभाषा हम यूज कर लेंगे जो आप 10th क्लास में पढ़कर आए हैं। विद्युत धारा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा या कहें इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। तो मैं एक चालक लूँगा, ये मैंने मान लीजिए एक चालक ले लिया। चालक का मतलब इसमें आवेश प्रवाहित होने लगे, जिसमें आवेश प्रवाहित होने लगे वो चालक, और जिसमें आवेश न प्रवाहित हुए वो अचालक। इसकी चर्चा भी अब हम इसी चैप्टर में जल्दी ही करेंगे। तो ये एक आवेश है और इस आवेश को मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसमें आवेश प्रवाहित करना है, आवेश प्रवाहित करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक बैटरी से जोड़ दूँगा। यानी मुझे इसे विभव देना पड़ेगा। जब कोई ये सेल है या बैटरी है तो उसमें पता है ये कितने विभव की बैटरी है। जैसे सेल है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, तो इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। ये हो गई हमारी बैटरी। चालक के दोनों सिरों को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। यहाँ पर आप ये भी समझ लीजिए, इसका जो बड़ा सिरा दिखाते हैं वो धन आवेश और जो छोटा सिरा दिखाते हैं वो ऋण आवेश। तो इधर से मैंने जोड़ दिया मान लीजिए धन सिरा और इधर से जोड़ दिया ऋण सिरा। अब ये चालक है, तो यहाँ आप ये समझिए जब कोई चालक है तो उसके अंदर फ्री यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे।
या चालक इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री या मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसको भी हम थोड़ी देर में अभी समझते हैं। आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश। जब आवेश की हम चर्चा करें तो हमारा यानी आवेश की जब हम चर्चा करते हैं तो दो आवेश, धनावेश और ऋणावेश, यानी ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन और धन आवेश का मतलब प्रोटॉन से लेते हैं। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया। अब क्या होगा देखिए, इधर से इसमें धनावेश जाएगा और इधर से ऋणावेश। तो इधर से धन आवेश तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इधर से ऋण आवेश गया, तो ये ऋण आवेश क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को दूर हटाएगा। इसमें ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये धन आवेश है, तो ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, यानी आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इधर से रिपेल, इधर से अट्रैक्ट, तो क्या होगा जी, चालक में आवेश प्रवाहित होने लगेगा, जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होता है, उसे हम आवेश प्रवाह की दर यानी विद्युत धारा कहते हैं। तो यही परिभाषा आप यानी 10th क्लास में भी पढ़ करके आ रहे हैं और सूत्र भी इसका वही निकालते हैं। यदि हम मान लें ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको आपको नोट भी कर लेनी चाहिए। विद्युत धारा क्या है, यानी आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश अगर मान लीजिए t सेकंड में, यदि t सेकंड में q आवेश, t सेकंड में q आवेश प्रवाहित हो, कितना आवेश, आवेश यानी q आवेश प्रवाहित, t सेकंड में q आवेश प्रवाहित हो, तो यदि t सेकंड में q, एक मात्रक भी लिख दो, q कूलाम आवेश प्रवाहित हो, जिसका लिखा है, तो चलो इसका भी लिख दो, q कूलाम आवेश का मात्रक होता है q कूलाम आवेश, q कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर क्या होगी, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। तो विद्युत धारा को हम डिनोट करते हैं किससे, I से। अब यहाँ मैं कैपिटल I ले रहा हूँ, लेकिन कुछ केसों में हम विद्युत धारा को स्मॉल I से भी डिनोट करते हैं। तो I बराबर आवेश यानी हो गया हमारा Q और समय हो गया T। तो ये हमें एक विद्युत धारा का सूत्र प्राप्त हो जाएगा, यानी I बराबर Q अपॉन T। अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक यानी इसकी यूनिट मात्रक बराबर, देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है हम जानते हैं, मैंने ऊपर भी लिखा है कूलाम है, और समय का मात्रक सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड यानी कूलाम प्रति सेकंड इसका मात्रक प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब हमने 11th क्लास में मूल राशियाँ पढ़ी थी, वहाँ पर मैंने चर्चा करी थी कि दूरी है, द्रव्यमान है, समय है, ये क्या है, हमारी मूल राशियाँ हैं। तो इसके साथ साथ ये भी बताया था कि विद्युत धारा भी क्या होती है, हमारी मूल राशि होती है। तो जब विद्युत धारा हमारी मूल राशि है तो इसका एक स्वतंत्र मात्रक भी होना चाहिए, यानी एक इसका स्वतंत्र मूल मात्रक होना चाहिए। तो वो इस विद्युत धारा का जो स्वतंत्र मूल मात्रक लिया गया, वो लिया गया एक वैज्ञानिक के नाम पर एम्पियर। तो इसका जो दूसरा मूल मात्रक होगा वो होता है एम्पियर। तो ये हो गया हमारा विद्युत धारा का मात्रक। अब हम समझते हैं इसमें 1 एम्पियर क्या होता है। हालांकि 1 एम्पियर भी आप 10th क्लास में पढ़ करके आ रहे हैं, 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है। तो अभी हमने विद्युत धारा का जो फॉर्मूला पढ़ा, I बराबर Q अपॉन T, यानी इसका मतलब यदि हम क्या करें, यदि Q बराबर लें हम 1 कूलाम, C का मतलब कूलाम, 1 कूलाम,
और समय हम कितना ले लें, मान लीजिए 1 सेकंड, 1 सेकंड, यानी आवेश ले लिया हमने 1 कूलाम और समय ले लिया हमने 1 सेकंड। तो हमें I कितना मिल जाएगा इस सूत्र से, देखिए Q यानी 1 और TV हो गया 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर जो धारा मिली वो कब प्राप्त हुई, जब हमने आवेश कितना लिया 1 कूलाम और समय कितना लिया 1 सेकंड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी चालक में या अगर किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर प्राप्त होता है। ये नोट भी करें आप और समझें भी। अगर किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर प्राप्त होता है। ये होता है हमारा 1 एम्पियर। तो ये परिभाषा आप नोट कर लीजिए, 1 एम्पियर मैंने बोल दी है, एक बार चाहे तो और बोल देता हूँ। 1 एम्पियर 1 सेकंड अगर किसी परिपथ में, या हम कह रहे हैं अगर यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे। 1 एम्पियर यानी 1 एम्पियर हमने निकाला था I बराबर 1/1, तब कितना आया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो Q, अब हमने एक स्थिर वैद्युतिकी में एक फॉर्मूला पढ़ा था, यानी Q बराबर NE, Q बराबर NE, जहाँ Q मान जानते ही हम, Q क्या है हमारा आवेश है, Q है हमारा आवेश, और N इलेक्ट्रॉन की संख्या, N है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है, E है हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो अगर मैं क्या करूँ यहाँ से, N, इसका मतलब NE बराबर क्या हो गया Q, तो N बराबर क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से इस सूत्र से, Q/E। तो N बराबर मुझे मिलेगा, Q अगर ले रहे हैं हम कितना 1 कूलाम, तो Q में लगा दिया 1, E हमारा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तो ये वैल्यू मैं यहाँ लगा दूँ तो 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व करें तो ये पॉइंट से यहाँ ये पॉइंट कटेगा, आ गया 1 0 यहाँ से ले लें तो क्या स्थिति बन जाएगी। देखिए ऊपर से मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस इसमें कम है। तो N बराबर क्या मिलेगा, N बराबर मिल जाएगा, यहाँ से 1 ले लिया तो ये हो गया 100/16, और 10 की पावर नीचे से ऊपर चली गई तो 10 की बात कितनी बन जाएगी 18, तो प्लस की हो जाएंगी। 100 का इसमें भाग दे दें तो 100 का इसमें भाग देने पर हमें प्राप्त होगा, यानी 6.25 × 10 की घात कितनी 18, 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। इसका मतलब 1 कूलाम आवेश अगर है तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होंगे 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश से प्रवाहित होते हैं। तो N बराबर 100/16 × 10 की पावर 18, तो 16 का इसमें भाग दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लेंगे 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। इसका मतलब 1 कूलाम का मतलब होता है उसमें से 1 सेकंड में 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं 1 सेकंड में। 1 कूलाम का ये मतलब है। तो 1 एम्पियर का मतलब क्या हो गया, अगर किसी परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इसका अर्थ है कि उसमें से 1 सेकंड में 6.25
5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। अर्थात क्या है, इस सिरे से 1 सेकंड में 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं। और दूसरे सिरे से दूसरे इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये अर्थ नहीं लगाना जो यहाँ से प्रवेश कर रहे होते, उसी सेकंड में 1 सेकंड में ही दूसरे इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल रहे हैं। तो उसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर प्राप्त होती है। तो ये हुई हमारी 1 एम्पियर धारा। अब मैं चर्चा करूंगा इसमें कि विद्युत धारा कैसी राशि होती है। तो देखिए जरा आगे, अब हम जानेंगे कि विद्युत धारा हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो ये भी थोड़ा ध्यान देना, जैसे आप कर लेंगे कि विद्युत धारा, अगर किसी परिपथ में हम धारा की दिशा दिखाते हैं, इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखी है विद्युत धारा की जो हम दिशा दिखाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा है उसके विपरीत दिशा दिखाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित होंगे तो विद्युत धारा की दिशा मैंने दिखा रखी है इसमें, किधर है, इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा दिखाते हैं किसी भी परिपथ में। तो हम विद्युत धारा की दिशा भी शो करते हैं और इसमें परिमाण भी है जैसे 2 एम्पियर। तो इसके बावजूद भी विद्युत धारा हमारी कैसी है, अदिश राशि होती है। ये आपको समझना है। जैसे अगर मैं मानूं कि अगर मान लीजिए ये एक कोई तार है, इसमें मान लो जो 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और दूसरा तार लिया, मान लीजिए ये ले लिया मैंने 4 एम्पियर, इसमें 4 एम्पियर की धारा है, 4 एम्पियर की धारा है। इनके बीच में जो कोण है मान लीजिए कितना है, 90 डिग्री है। तो हम जो 11वीं क्लास में पढ़ा था, तो अगर इसका हम परिणामी धारा निकालें तो हमने 9th क्लास का क्या फॉर्मूला था, R बराबर अंडर रूल यानी a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ वैल्यू लगाएं तो कितना मिल जाएगा, a मान लीजिए लगा दीजिए 3, तो 3 का स्क्वायर यानी हो गया 9, प्लस b यानी 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस 2 इंटू कितना, 3 इंटू 4 इंटू कितना, cos 90, और cos 90 की वैल्यू हो गई 0। तो 16 और 9 कितने आ गए, 25। तो यानी कितना आ गया, 5 एम्पियर आया। ये हमारा 2 सदिशों को जोड़ने का जो परिणामी सदिश है वो प्राप्त हो जाता है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। तो यहाँ जो धारा, तीसरे तार में धारा मुझे कितनी मिलनी चाहिए, 5 एम्पियर की धारा प्राप्त होनी चाहिए, 5 एम्पियर की धारा प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर धारा 5 एम्पियर प्राप्त नहीं होती है। कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर धारा जो मिलेगी वो कितनी, 4A है, 3A है, कितनी, 7 एम्पियर की धारा प्राप्त होती है। विद्युत का तार है मान लीजिए, उसको मोड़ दो, गांठ लगा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन उसमें धारा का मान नहीं बदलता है। तार को कुछ भी कर दें, मोड़ दें धार, लेकिन धारा का मान नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब क्या है, विद्युत धारा कैसी राशि होती है, विद्युत धारा हमारी अदिश राशि होती है, क्योंकि ये उसका जो सदिश योग है उसका पालन नहीं करती है। अब जो परिपथ में जो धारा दिखाई जाती है, एक्चुअली वो क्या है, वो प्रोटॉन की दिशा दिखाते हैं हम। जो परिपथ में धारा शो करते हैं इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा, वो क्या है, हमारी प्रोटॉन की दिशा को करते हैं, लेकिन मानते हैं ये विद्युत धारा की दिशा। तो ये पता चला कि विद्युत धारा हमारी कैसी है, अदिश राशि होती है। अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक इसी में देखते हैं, देखिए जरा। अब हम समझते हैं बच्चों, जो इसका दूसरा टॉपिक है हमारा, धात्विक चालकों में विद्युत आवेशों का प्रवाह। यानी धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह होता है, वो किस तरह से होता है ये हम समझेंगे। तो कोई भी, हम जानते हैं कोई भी पदार्थ हो वो क्या होता है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना होता है।
यानी कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना होता है, और अणु जो होते हैं वो कई परमाणुओं से यानी असंख्य परमाणुओं से घिरे रहते हैं। यानी हम कहें कि अणु क्या होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। और एक परमाणु जो होता है वो किस तरह से होता है, तो ये आप केमिस्ट्री से यानी जानते हैं। परमाणु होता है उसकी संरचना किस तरह से होती है, इसका जो केंद्र है इसमें रहते हैं, इसमें प्रोटॉन धनावेश और न्यूट्रॉन निरावेशित, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में वो क्या करते हैं, इसकी जो बाहर कोश होती है यानी जो बाहरी कक्षाएं हैं इनमें चक्कर लगाते रहते हैं इस तरह से। जैसे ये जो गोल गोल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन इसमें यहाँ स्थित होते हैं और न्यूट्रॉन इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ये बाहरी जो कोश हैं या कक्षाएं हैं इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इस तरह से किसी परमाणु की संरचना होती है। तो ठीक, तो ये समझ गए कोई भी चालक पदार्थ है तो वो छोटे छोटे अणुओं से बनता है, और छोटे छोटे अणु के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के वो बनता है। तो उसकी संरचना कैसी है, परमाणु में जो धनावेश है वो उसके नाभिक के अंदर रहता है, केंद्र में रहता है, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर और दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसे आप जानते होंगे केमिस्ट्री में KLMN के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो अब इस पर धनावेश, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन, ये ऋणावेश, तो इनमें क्या है, एक आकर्षण बल लगता है। तो जो कोश यानी जो कक्षाएं नाभिक के पास रहती हैं उसमें क्या है, आकर्षण बल अधिक लगता है। तो इससे ये आकर्षण बल से ये इसको नहीं छोड़ पाते, इनमें आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। इनमें जैसे जैसे कक्षा बढ़ते चलेंगे तो आकर्षण बल का मान क्या होगा, कम होता चला जाएगा। और जो आखिरी जो कोश है, आखिरी कोश है, इसमें आकर्षण का जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है उसका मान लगभग नगण्य हो जाता है। तो जब इसमें और इसमें जो बल का मान नगण्य हो गया, तो जब हम इसको किसी से रगड़ते हैं या इसको मान लो गर्म करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस क्या परमाणु को छोड़ देता है और उस पदार्थ के अंदर जो खाली जगह होती है, रिक्त स्थान में क्या करने लगता है, घूमने लगता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक चालक जो दिखाया था कि उसमें बताए थे कि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये जो चालक मैंने दिखाया था, तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इसमें क्या करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके यानी आकर्षण बल से मुक्त होकर के उसमें क्या करने लगते हैं, जब उसको रगड़ दें या मान लो उसको गर्म कर दें तो उसमें घूमने लगते हैं पूरे पदार्थ के अंदर, पूरे चालक के अंदर। और कैसे घूमते हैं, यादृच्छिक गति होती है। यादृच्छिक का मतलब अनियमित गति होती है। अनियमित का जैसे इलेक्ट्रॉन इधर कभी इधर, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने जिगजैग मोशन, इस तरह से ये गति करने लगते हैं। तो जब इनको हम बोल्ट देते हैं तो उसमें आवेश क्या होता है, प्रवाहित होने लगता है। तो ये जो गुण पाया जाता है वो किसमें, धातुओं में पाया जाता है कि यानी जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। और फ्री इलेक्ट्रॉन समझिए, फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन या कहते हैं चालक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये आवेश का चालन करते हैं। तो जिन धातुओं के पास यानी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसमें क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, उन्हें हम कुचालक या अचालक पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पर यह भी समझना है आपको कि जो विद्युत का जो चालन होता है तो ठोसों के अलावा द्रव और गैसों में भी होता है। भाई या तो उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो तो आवेश चल बहने प्रवाहित होने लगता है, अथवा जैसे द्रव के केस में या गैस के केस में क्या है, तो आयन जो होते हैं वो चलने लगते हैं। जैसे हम नमक को क्या कर दें, नमक को घोर दें, नमक को अगर हम पानी में घोल दें तो नमक है यानी NaCl। अब जब इसको घोरेंगे तो हमारा क्या होगा कि Na जो है, Na यानी सोडियम, Na और मान लीजिए क्लोरीन, ये आयन अलग अलग हो जाएंगे।
तो आयन जब इस तो क्या करेंगे, ये आयन दोनों प्रकार के आयन चलने लगे, यानी आवेश का वाहक, यानी ये चलने लगते हैं। तो इस तरह से प्रवाह होता है किसमें, यानी द्रवों में और गैसों में आवेश के वाहक यानी आवेश के चलने से प्रवाह होता है, और धातुओं में होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होता है। और कुछ धातुएं विद्युत की बहुत अच्छी चालक हैं, जैसे चांदी, जैसे एल्युमिनियम, सोना, तांबा, तो इनमें जो क्या है ये विद्युत के चालक हैं। तो ये आज हमने अपने पहली इकाई के 2 टॉपिक जाने, विद्युत धारा और धात्विक चालकों में विद्युत आवेशों का प्रवाह किस तरह से होता है, ये हमने जाना। धन्यवाद।